हेलो बच्चों, आज ये वीडियो करने वाले हैं हम अपने क्लास 12th के अकाउंटेंसी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज 8 नंबर तक की हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर का रिवीजन करना क्या है, बहुत आसान, क्योंकि इसमें जो हम कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत छोटे हैं। पर जब आप ये चैप्टर रिवाइज करो तो मेक श्योर इसमें कॉन्सेप्ट तो ठीक है, एक बार ओवरव्यू लेना है, पर इसमें आप क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस की वैरायटी कम से कम जब तक आप 10 से 15 क्वेश्चंस नहीं करते अच्छे से सॉल्व तो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसका रिवीजन ईजी है, बट इसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करना। बाकी हमारे चैनल पर लगातार वीडियोज़ आ रही हैं आपके लिए स्पेशल, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो मिस ना हो पाए। चलो फटाफट शुरू करते हैं। अपना चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है उसको गवर्न करते हुए हमारा एक स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपको देखने में कैसा लगता है, एक स्टेटमेंट की तरह लगता है। अब इस स्टेटमेंट का पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास जितना भी कैश या कैश इक्विवेलेंट आया, मतलब इनफ्लो, या जितना भी कैश और कैश इक्विवेलेंट गया यानी आउटफ्लो, इसको रिकॉर्ड करना है। तो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, ये रिकॉर्ड करना है। अब वैसे तो हम इसके लिए कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, और हम इसके लिए बचपन में हमने कैश बुक भी बनाई थी, क्योंकि कैश बुक में भी हम कैश आता है और कैश चला जाता है, ये रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर ये अलग से स्टेटमेंट बनाने का पर्पज़ क्या है भाई? अब देखो, इसमें भी हम इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का रिकॉर्ड करते हैं, पर हम इसमें स्पेशल चीज़ क्या करते हैं, हम अपने स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं तो अपने यूज़र को हमें 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ से होने वाले कैश फ्लो को बताना है। अब वो 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। एक होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक होती है फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो इसी ऑर्डर में हमारे को बनानी पड़ती हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है ना। अब इसमें शुरुआत जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वहीं से करता हूँ कि ये जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसे बोलते हैं। देखो, हम जब लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है वो होता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब जो आपके हाथों में पैसे हैं, लेकिन आपके पैसे जो बैंक में है डिपॉजिट, वो भी काफ़ी लिक्विड होते हैं। तो हम इसीलिए कैश एट बैंक को भी मानते हैं। अब साथ ही साथ कैश इक्विवेलेंट के अंदर एक चीज़ और आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो होते हैं जो हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब करंट इन्वेस्टमेंट्स भी क्या होते हैं आज के ज़माने में, आप उनको तुरंत बेच सकते हो, आज चाहो आज बेच सकते हो बाज़ार में, और तुरंत वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दीज आर ऑल्सो हाईली लिक्विड। तो हम क्या करते हैं इस चैप्टर में, हम 3 चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक जो हमारा कैश इन हैंड है, मान लो 1000 रुपये, एक जो हमारा कैश इन बैंक है, मान लो 2000 रुपये, और एक हमारे जो करंट इन्वेस्टमेंट है, मान लो 5000 रुपये। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो है 8000 रुपये। अब इसमें एक क्रिटिकल बात ध्यान रखनी है कि आप अगर बैंक में करंट अकाउंट में पैसा रखते हो तो वही लिक्विड होता है, उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बैंक में कोई एफडी कर रखी है, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो वो लिक्विड नहीं है, उसको तो हम एक निवेश के नज़रिए से देखते हैं, वो तो एक बहुत ही इल लिक्विड एसेट है, तो हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है, आप समझ लो 3 ऐसी चीज़ें जो काफ़ी लिक्विड हैं, जैसे कैश इन हैंड जो बैंक में पैसे रखे, और करंट इन्वेस्टमेंट, इनको मिलाकर बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनका आउटफ्लो और इनका इनफ्लो हमें रिकॉर्ड करना है। अब हमने 3 तरह से इसके अंदर एक्टिविटीज़ को डिवाइड करा होता है। एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक को बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक को बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब ये हैं क्या? देखो, बहुत ही सिंपल मतलब है। आप कुछ भी एग्जांपल सोच लो कि भाई हम कोई बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में जो हमारी मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जो हमारा रोज़मर्रा का काम है, जो हमें करना ही करना है, उन सब गतिविधियों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जो एक्टिविटीज़ हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, अब इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं? अपने फिक्स्ड एसेट्स में।
तो जो भी आपने मान लो मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मतलब एसेट्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, या आपने लैंड खरीदी, या कहीं पर निवेश करा पैसा, उस निवेश पर आपको ब्याज मिल रहा है, मतलब जब आप निवेश से संबंधित, फिक्स्ड एसेट से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो सब एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, थर्ड वाली ग्रीन कलर वाली, वो होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड। अब फाइनेंस का रिलेशन होता है सिर्फ दो चीज़ों से, या तो आप अपना पैसा लगाते हो जिसको कैपिटल बोलते हैं, या फिर आप उधार का पैसा लगाते हो यानी जिसको बोरोइंग बोलते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो हमारी कैपिटल या बोरोइंग को चेंज करती है ना। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करूं तो देखो कितने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हो आप। गुड्स बेचना है ना, स्क्रैप बेचना, गुड्स खरीदना, सैलरी देना, रेंट देना, इनकम टैक्स देना, डेटर से पैसे मिल गए, क्रेडिटर को पैसे दे दिए, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी रोज़मर्रा की रेगुलर नेचर की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। बीच में अगर आप देखोगे वो सब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो आप, फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, लोन दे रहे हो, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, है ना। ये सब चीज़ें हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। और अगर सबसे लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखो जो आपकी कैपिटल या बोरोइंग से रिलेटेड है, अब बोरो करते हो तो इंटरेस्ट पे करते हो, शेयर्स इशू करते हो तो डिविडेंड पे करते हो, शेयर्स इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, लोन ले लिया, लोन दे दिया, ये सब चीज़ें जो भी शेयर डिवेंचर से देखो रिलेट कर रही हैं वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। तो जब आप चैप्टर को रिवाइज करना शुरू करो तो सबसे पहले ना इन एक्टिविटीज़ के सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न कर लेना। तो एक तो इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड हो जाता है और इस पर भी 1 या 2 नंबर तक का क्वेश्चन आपका आ जाता है ना। तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अच्छा, फिर ऐसे ही एक छोटा सा टॉपिक होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स जो कैश और कैश इक्विवेलेंट को अफेक्ट नहीं करते। ये भी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और बेस बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अफेक्ट ना करने की कौन सी ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो सिंपल तो है जिनमें कैश या कैश इक्विवेलेंट इन्वॉल्व ही ना हो, जैसे कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में कैश को डिपॉजिट कर दिया तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन कैश बैलेंस कम हो जाएगा, टोटलिटी में बात वही रहेगी। या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है ना, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, कैश कम हो जाएगा, टोटलिटी में बात वही रहेगी। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, आपने अपनी सिक्योरिटीज़ बेच दी तो कैश बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, बात टोटलिटी में वही रहेगी। बोनस शेयर इशू कर दिए, बोनस शेयर क्या होते हैं, जब कंपनी फ्री में शेयर्स इशू करती है तो उसको बोल देते हैं बोनस शेयर्स। या फिर कंपनी अदर देन कैश में शेयर्स इशू करती है, यानी कि शेयर इशू करा बदले में मशीन खरीद ली। मतलब इन सब ट्रांजैक्शंस में कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। इसी तरह कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, हमने डिबेंचर होल्डर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, है ना। बैड डेट्स को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया, इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है और हमें भी कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब अल्टीमेटली चैप्टर में हमें क्या करना है, देखो 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। हालांकि 3 तरह की एक्टिविटीज़ में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी है इकलौती जिसका फॉर्मेट आपको रटना है, इसीलिए उस पर आर का सिंबल बनाया हुआ है। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई फॉर्मेट नहीं रटना, उसमें तो बस प्लस माइनस जैसे मर्जी कर दो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी प्लस माइनस करना है जैसे मर्जी कर दो। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फ्लो है, ऑर्डर है, हमें उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखते हैं। अब इसका आंसर हमें वर्किंग नोट में निकाल के दिखाना पड़ता है कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे आ रहा है, ठीक है, वो भी बाद में बताता हूँ। फिर हमें ऐड करने होते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो तरह तरह के हो सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, जैसे एसेट बेचने पर आपको लॉस हो गया, या आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, या कोई डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन का खर्चा हो गया, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना। रिडम्पशन का प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, या आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया, ये सब नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, इन्हें जोड़ लो। फिर हम माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे कि एसेट बेचने पर गेन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो गया,
या हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, या हमें रेंट रिसीव हो गया, या हमें डिविडेंड रिसीव हो गया, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, इन सब को हम माइनस कर देते हैं। तो इतने पड़ाव के आंसर को बोलते हैं, ये लर्न करके रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। तो ये हमारा एक पड़ाव आ जाता है। फिर उसके बाद हम अपने जितने भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए एक चीज़ देखते हैं, वो क्या, अगर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं या करंट एसेट डिक्रीज़ हो रहा है वो सब ऐड कर लेंगे, और अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं या करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको डिडक्ट कर देंगे। तो इतने पड़ाव के आंसर को फिर हम बोल देते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद बस फाइनली हमें क्या करना है, अगर हमने कोई टैक्स पे करा है ना तो वो माइनस कर देते हैं, नेट ऑफ रिफंड, मतलब रिफंड उसमें से घट जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, वो ऐड कर लेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई खर्चा हो गया है, जैसे मान लो वॉलंटरी पेमेंट कर दी रिटायरमेंट की, या कोई अर्थक्वेक का लॉस हो गया, वो माइनस कर देंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को ऐड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। फिर जो फाइनली आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस हिसाब से अपनी इंग्लिश लिखनी है। पॉजिटिव होगी तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव आंसर होगा तो इंग्लिश लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। तो इसको आप मतलब चाहे स्क्रीनशॉट लो या अपने रजिस्टर में लिख लो या जो मैंने नोट्स में लिखवाया था उससे देख लो, ये पूरा फॉर्मेट एज इट इज़ लर्न होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं वर्किंग नोट में, उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, या स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मूला समझ लो है ना। उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो हमें बैलेंस शीट में दिया होता है, क्लोजिंग फिगर माइनस ओपनिंग फिगर। फिर हम उसमें प्लस करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी बैलेंस शीट में दिया होता है, क्लोजिंग फिगर माइनस ओपनिंग फिगर। अब क्वेश्चन में हो सकता है एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड पेड दिया हो, या प्रपोज डिविडेंड हो प्रीवियस ईयर का, वो ऐड कर लेंगे, या प्रोविजन फॉर टैक्स हमने जो बनाया ड्यूरिंग द ईयर, या जिसको करंट ईयर का भी बोल सकते हैं, वो ऐड कर लेंगे। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अगर है तो ऐड बैक कर लेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर है तो घटा देंगे। तो इतने आंसर को बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। तो ये स्टैंडर्ड है, और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड बैक करनी है हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, और हमारा आंसर ये आ जाता है। इसको निकाल के फिर हम अपने मेन फॉर्मेट में ऊपर स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, जहाँ पर मैंने 1 बना रखा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये फ्लो ऑफ ऑर्डर, इसके आइटम्स अच्छे से लर्न करने। अब देखकर तो अच्छा लगता है हाँ ये हो गया, लेकिन इसके ना क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना, कम से कम 5 से 6 बुक में, जिसमें आपको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालना होता है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनका डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फॉर्मेट तो चलो हमने समझ लिया है ना, लेकिन देखो कुछ बातें कैश फ्लो के अंदर हमें अच्छे से याद रखनी है। पहले मैं आपको डिविडेंड का पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो डिविडेंड जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, एक होता है इक्विटी डिविडेंड। क्यों? क्योंकि हमारे 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है जो फिक्स्ड होता है, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा जो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है ना। तो डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को और इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। लेकिन डिविडेंड के नेचर को 2 तरह से देखा जाता है, एक होता है प्रपोज डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड तो क्या होता है कि नॉर्मली कंपनी पूरे साल काम करती है, और काम करने के बाद 1 साल के बाद जो भी उसका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से वो डिविडेंड का अनाउंसमेंट अगले साल कर देती है, तो उसको तो बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो आपको क्वेश्चन में हमेशा एडजस्टमेंट में ही दिया होगा, एक होगा करंट ईयर का और एक होगा प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर वाले पे तो आप वाइटनर लगा देना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस जो प्रपोज डिविडेंड होता है प्रीवियस ईयर का, हमें सिर्फ उसी को डील करना होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था और आगे भी दिखाऊंगा कि कैसे। लेकिन दूसरा जो इंटरिम डिविडेंड होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी हमारा साल चल रहा होता है, लेकिन चलते हुए साल के बीच में ही कंपनी कहती है कि मैं तो आपको इंटरिम डिविडेंड दूंगी। तो ये भी आपको हमेशा एडजस्टमेंट में ही दिया होगा कि कंपनी ने कितना इंटरिम डिविडेंड पे करा है। तो ये फिगर आपको कभी भी करंट ईयर प्रीवियस ईयर की 2-2 की नहीं दे रखी होगी, ये तो एक ही फिगर होगी, क्योंकि इस साल में डिविडेंड पे करा तो इस साल कितना करा वो दिया होगा, है ना। ट्रीटमेंट सेम होता है बस। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का, वो कैश फ्लो में कहीं पर भी काम का नहीं होता, ये याद रखना है।
और सिर्फ जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता है उसे ही हम कैश फ्लो के अंदर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये कि कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड पे कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है अगर कंपनी इक्विटी डिविडेंड पे कर रही है और क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखे हैं, तो आपको फिर प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड खुद अपने आप पे करना पड़ेगा, है ना। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर। प्रोविजन फॉर टैक्स एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक कंपनी पहले अपने टैक्स के लिए एक प्रोविजन बनाती है, लेकिन बाद में उसको एक्चुअल में कुछ और टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन मेड का मतलब है कितना हमने अंदाज़ा लगाया था, और टैक्स पेड का मतलब है कितना एक्चुअल में पे हुआ। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें प्रीवियस ईयर का यानी ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो और करंट ईयर का यानी क्लोजिंग बैलेंस आप डेबिट साइड में लिखते हो। अब जो भी हमने एक्चुअल में टैक्स पे करा उसकी जर्नल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट करके। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक आउटफ्लो है तो माइनस हो जाता है, और जितना भी प्रोविजन फॉर टैक्स आप बनाते हो, मतलब जो अंदाज़ा आपने लगाया था, वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय P&L अकाउंट करके, जितना प्रोविजन आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाया। और इसी प्रोविजन को जो हम बनाते हैं फॉर टैक्स, हम अपने वर्किंग नोट में ऐड बैक कर रहे होते हैं। अब ये दो येलो कलर वाली जो यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें हैं, इन दोनों में से क्वेश्चन जनरली कोई एक चीज़ दे देता है और एक आप फाइंड आउट खुद कर लेते हो। तो बस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये ऐसे ही बनाना है, इसमें कुछ भी और डिफिकल्टी नहीं होगी, डोंट वरी, है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब इसमें एक ट्रिक पॉइंट है एग्जाम के नज़रिए से। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दे देगा और छोड़ देगा, और उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं देगा, यानी ना टैक्स पेड देगा ना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें ये एज्यूम करना होता है, यहाँ पर आप ये पॉइंट समझना कि जो भी ओपनिंग में यानी प्रीवियस ईयर का प्रोविजन का बैलेंस गिवन है, हम उसी को अपना टैक्स पेड एज्यूम कर लेते हैं, ये माना जाता है। और उस हिसाब से फिर हम टैक्स पेड को, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि ओपनिंग बैलेंस अगर है 10,000, तो हम 10,000 को ही टैक्स पेड मान लेंगे, और फिर हमारा जो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर निकलेगा वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग फिगर के बराबर यानी 13,000 ही निकल जाएगा, है ना। तो ये हमको एजम्पशन ध्यान रखनी है ट्रिक पॉइंट की, कि कभी कभी हमें एडजस्टमेंट में टैक्स पेड या प्रोविजन मेड नहीं देता, तो हम ओपनिंग बैलेंस को ही टैक्स पेड की तरह ट्रीट कर लेंगे, है ना। ये बात याद रखना। अच्छा, एक डिस्कशन और कर लेते हैं। ये छोटा सा डिस्कशन है, बट वी हैव टू इसको डील करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा एक पॉइंट छुपा होता है। अब कभी कभी हमारे नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाती है ना। अब उस गिरावट को हमें क्या एज्यूम करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लैंड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनकी वैल्यू कम हुई तो हम मानेंगे कि ये हमने सेल करा है, तो इनको तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो की तरह डील करते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई गुडविल या कोई इंटेंजिबल एसेट या कोई भी और दूसरा एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, उनकी वैल्यू में अगर गिरावट आती है, तो हम ये मानते हैं कि ये डेप्रीशिएट या अमोर्टाइज हुए हैं, यानी कि फिर ये नॉन कैश एक्सपेंस माने जाते हैं, तो इनको फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि भाई एसेट की वैल्यू में गिरावट है तो उसको क्या एज्यूम करना है। तो लैंड और इन्वेस्टमेंट्स को माना जाता है कि सेल हो गए, लेकिन बाकी सबको माना जाता है कि ये डेप्रीशिएट या अमोर्टाइज्ड हो गए। उस हिसाब से अकॉर्डिंगली फिर उनका ट्रीटमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक पहले याद रखने हैं। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ, यानी दूसरे स्तंभ की तरफ, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमने शुरू में जो समझा, यानी कि बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, है ना, वो सब होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्मेट कोई भी नहीं है, और बस बहुत ही लिमिटेड आइटम्स हैं जिनको हम इनफ्लो और आउटफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं, जो आपको याद रखने हैं, है ना। अब देखो, वैसे तो इस एक्टिविटीज़ में किन चीज़ों से हम डील करते हैं, एक तो अपने सारे टेंजिबल एसेट्स आ गए, मशीन वशीन ये सब, इनटेंजिबल एसेट्स आ गए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट्स जो आप 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हो, या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस आ गए, यानी कि अगर हम यानी एज ए कंपनी हम किसी को एडवांस देते हैं या लोन देते हैं, है ना, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। तो ये चीज़ें सारी की सारी हमारी जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेट करती हैं। अब पहले अगर मैं आपको इन्फ्लोज दिखाऊं तो इसमें सिंपल 4 इन्फ्लोज हमारे होते हैं जो ब्लैक कलर में लिखे हैं। क्या क्या? आपने कोई टेंजिबल एसेट बेच दिया, या आपने कोई इंटेंजिबल एसेट बेच दिया, या आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, या आपने कोई लोन्स एंड एडवांस जो दिया था उसकी रिकवरी यानी उसके पैसे आपको वापस मिल गए। तो बस ये 4 चीज़ें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इन्फ्लो है, ये याद रखना है। अच्छा, 5वां इन्फ्लो जो लिखा है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इन्फ्लो है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब ये क्योंकि डुअल इफेक्ट देता है इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने बोला, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है या डिविडेंड रिसीव्ड है या जो रेंट रिसीव्ड है, ये सब हमें जो इंटरेस्ट मिलते हैं, डिविडेंड मिलते हैं, रेंट से रिसीव मिलते हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर इनकम होती है। अब क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यही सेम चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस भी हो रही होती हैं, तो इसीलिए इनका डुअल इफेक्ट चल रहा होता है ना, ये ध्यान रखना है। बाकी फिर इसमें आउटफ्लोज की बात करूं तो आउटफ्लोज मतलब जो हमारा पैसा गया वो पर्पल कलर से लिखा है, जैसे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, आपने कोई भी एसेट खरीद लिया, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट आपने वो खरीद लिया, या परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई निवेश आपने खरीद लिया, या लोन्स एंड एडवांस आपने ग्रांट मतलब दे दिया, तो ये हमारा आउटफ्लो हो जाता है। तो सोचो कितना सिंपल है कि आपको बस 4-5 इनफ्लोज याद रखने और 4-5 आउटफ्लोज याद रखने, और जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा तो हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम, और नेगेटिव आएगा तो हम लिख देंगे यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हाँ अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत हमें मतलब एग्जाम में शॉर्ट है वो आएगा ही आएगा, तो उसको आप ध्यान से सुनना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करते समय हमें, क्योंकि ये एसेट से डील करता है, तो हमें एक एसेट अकाउंट कभी कभी बनाना पड़ सकता है। अब ये एसेट कोई भी एसेट हो सकता है। तो पहला मेथड होता है जिसमें हम एसेट की बुक वैल्यू शो कर रहे होते हैं और हमें उस अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें हम सिर्फ एक एसेट अकाउंट ही बनाते हैं, जिसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। डेबिट साइड में आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर आपने कुछ परचेज करा होगा तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक, और अगर आपने कुछ सेल करा होगा एसेट को तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक सेल। सेल करने के टाइम पर हो सकता है हमारा कुछ प्रॉफिट हो या कुछ लॉस हो, तो प्रॉफिट या लॉस को कहाँ लिखना है? अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिखना है टू P&L, और लॉस है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय P&L। बाकी जो भी इस साल का एसेट पर डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन होगा उसको भी क्रेडिट साइड पर लिखना है बाय डेप्रीसिएशन। तो इस अकाउंट का ढांचा आपका कुछ कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब इस ढांचे के अंदर, इस लेजर के अंदर कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो सकती है। कई बार परचेज जो है वो गिवन होती है तो सेल निकल जाती है, कई बार सेल गिवन होती है तो परचेज निकल जाती है, कई बार दोनों गिवन होते हैं तो डेप्रीसिएशन निकल जाता है। मतलब टोटलिटी में ये अकाउंट ही बनाना है, इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग निकल जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को लिखना कहाँ है, इनको कैश फ्लो में हमें डील कैसे करना है? तो पहले डेबिट साइड देख लो। परचेज अगर है तो इन्वेस्टिंग में माइनस कर दोगे, और गेन अगर है तो ऑपरेटिंग में माइनस कर दोगे। और क्रेडिट साइड पर देख लो, सेल अगर आपने करी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लोगे, और डेप्रीसिएशन या लॉस ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर लोगे। तो बस कैश फ्लो के हिसाब से ये अकाउंट और इसके ट्रीटमेंट्स हमें याद रखने हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरा केस भी होता है जनरली, जो बच्चे कई बार गड़बड़ कर सकते हैं। अब कभी कभी हम एसेट को बुक वैल्यू पर शो नहीं करते, और हमें बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्ट भी दे रखी होती है, और उस एसेट का एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी दे रखा होता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो उस केस में फिर हमें एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ता है कॉस्ट पर, और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो एसेट अकाउंट का प्रिपरेशन तो सेम ही रहता है। आप डेबिट साइड में टू बैलेंस BD लिखोगे, जो परचेज करा वो लिख लोगे, जो गेन है वो भी सेम लिख लोगे, सेल करा तो क्रेडिट साइड पर बाय बैंक सेल लिख लोगे, लॉस है तो लॉस लिख लोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन था उस एसेट का, उसे हमें नीचे वाले अकाउंट में लिखना पड़ता है, यानी उसे आप देखो क्रेडिट साइड पर हमें बाय डेप्रीसिएशन यहाँ लिखना होता है प्रोविजन के अकाउंट में, है ना।
बाकी जो हम एसेट बेचते हैं कभी कभी, तो जो भी एसेट सेल किया जाता है उस एसेट का टोटल डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमें पोस्ट करना पड़ता है। जो आप नीली पट्टी में देख रहे हो, उसके लिए हम एसेट अकाउंट में लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में नीचे क्रॉस पोस्ट होकर आ जाता है टू एसेट अकाउंट। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, इसलिए अपने क्वेश्चंस में इस पोर्शन को भी ज़रूर ऐड करना, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बाकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट सिंपल होता है, क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस लिखना है, डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस लिखना है बस। बाकी ये एसेट अकाउंट तो क्रॉस पोस्टिंग ऊपर से आ जाएगी, और जो बैलेंस अगर बचेगा वो आपका डेप्रीसिएशन होगा ड्यूरिंग द ईयर। बाकी आइटम्स का ट्रीटमेंट सब में सेम ही रहता है, यानी कि डेप्रीसिएशन को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दोगे, लॉस को वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दोगे, सेल है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दोगे, गेन है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे, और ये परचेज है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे, है ना। तो बस ये ट्रीटमेंट सारे सेम रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसका पूरा आंसर निकालने के बाद हमें जो थर्ड एक्टिविटी बनानी होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं करना, आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद ही बनाना। कई बार ये भी बच्चे डाउट में पूछ लेते हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझते हैं कि कौन सी होती है। तो देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती हैं वो हमारे कैपिटल और बोरोइंग उनमें कोई भी चेंज लाती हैं या उनसे रिलेटेड होती हैं, है ना। अब उसमें भी कोई फ्लो नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बस ये याद रखना है कि कुछ इनफ्लोज होते हैं और कुछ आउटफ्लोज होते हैं। हालांकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी थोड़ा सा क्रिटिकल है इन्वेस्टिंग के मुकाबले, क्योंकि इसमें थोड़े से आइटम ज़्यादा हैं, इसमें पेचीदगियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यानपूर्वक करना, और इसके क्वेश्चन थोड़ा कोशिश करना ज़्यादा करना। लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि आपके इनफ्लो सिर्फ 3 ही होते हैं। देखो, हमारे पास पैसा आ रहा है कैसे, या तो शेयर्स इशू करके, अब उसमें अगर प्रीमियम पर इशू करा वो भी जोड़ लेंगे, या डिबेंचर्स इशू करके, अब डिबेंचर इशू प्रीमियम पर हो रहा है तो वो जोड़ लेंगे, डिस्काउंट पर हो रहा है तो माइनस कर लेंगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन केस। और या फिर जो भी हम बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वहाँ से आ रहा है। तो इनफ्लो के बस 3 ही इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब आउटफ्लो इसमें क्या क्या होते हैं? आउटफ्लो होते हैं कि या तो आपने लोन को रीपे कर दिया, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, या आपने डिबेंचर्स को रीपे कर दिया यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या आपने शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे कर दिया मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या इक्विटी शेयर्स को भी मतलब रीपे करने को बोलते हैं, बायबैक कर लिया तो बायबैक ऑफ शेयर, है ना। तो ये तो हो गए नॉर्मल आउटफ्लो। लेकिन कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग और चटपटे आउटफ्लो नीचे की तरफ हैं, जैसे इंटरिम डिविडेंड पेड। अब ये डुअल इफेक्ट में आता है, क्योंकि इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम में वर्किंग नोट में ऐड बैक कर रहे होते हैं। शुरू में देखा था ना, इंटरिम डिविडेंड पेड। इसी तरह प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, ये भी 2 जगह आ रहा होता है। इसी तरह इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, ये भी एक आउटफ्लो है, और ये क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो रहे होते हैं। और इसी तरह शेयर इशू एक्सपेंस, ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये भी डुअल इफेक्ट है, या अंडर राइटिंग कमीशन भी बोल सकते हैं उसको। तो ये भी मतलब हमारा एक आउटफ्लो यहाँ पर हो जाता है। बाकी जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से हम इंग्लिश लिख लेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये याद रखना है आपको कि जो भी आइटम्स होते हैं, इनफ्लो के तो 3 ही आइटम्स हैं, बाकी हमारे आउटफ्लो के आइटम्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और खासकर मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जैसे जो कंपनी डिविडेंड्स दे रही है, तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, चाहे कैसी भी कंपनी हो, है ना। ये भी बात याद रखनी है। बाकी अपना इंटरेस्ट दिया बोरोइंग्स पर या कोई और एक्सपेंस हो गया जो कैपिटल से रिलेटेड है, वो भी सब हमारे आउटफ्लो हो जाते हैं। तो फिर ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाता है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा पहले, फिर बाद में क्रिटिकल चीज़ पर लेकर जाऊंगा कि तीनों एक्टिविटीज़ को बनाते जब हैं तो एक कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, मैं आपको एग्ज़ाम के हिसाब से बताता हूँ। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही एग्ज़ाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, है ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो ईयर्स गिवन होते हैं ना वो चेक करने हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में होता है। अब जनरली क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, आपको प्रीवियस ईयर की फिगर्स पहले दे देता है और करंट ईयर की फिगर्स उसके बाद में दे देता है। अब प्रीवियस ईयर को हम ओपनिंग बोलते हैं, करंट ईयर को क्लोजिंग बोलते हैं, है ना। अच्छा, कभी कभी वो उल्टा भी कर देता है,
उल्टा मतलब दूसरी तरह से जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है वो भी दे सकता है कि पहले करंट ईयर की फिगर दे देता है क्लोजिंग और फिर प्रीवियस ईयर की ओपनिंग की फिगर दे देता है। तो सबसे पहले आप ना क्वेश्चन में ये ज़रूर चेक कर लेना कि उसने ईयर्स आपको कैसे दे रखे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि कई बार ईयर्स वो ऐसे दे देता है और बच्चा जल्दबाजी में देखे बिना प्रीवियस ईयर को करंट ईयर समझ लेता है, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर समझ लेता है, सारी फिगर स्वैप हो जाती हैं, सब गलत है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ फिर क्या करनी है आपको ना, फॉर्मेट बनाना है। वो एक स्टैंडर्ड ना याद कर लो और वो ही बनाना है, और उसमें ताकि कैसे इस तरह से बनाना है ताकि जगह की कभी भी कमी ना पड़े, आइटम्स कैसे भी हैं हमारी खिचड़ी नहीं पकेगी। और फिर हमेशा एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है पहले, बाद में बैलेंस शीट आइटम्स को सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको मेन लेक्चर्स में पढ़ाया है। अब फॉर्मेट देखो लर्न कर लो, एक इस तरह से फॉर्मेट बनाना अच्छा सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग डाल देना पर्टिकुलर रुपी, और एक ही कॉलम बना सकते हो रुपी का, दो भी बना सकते हो अगर बुक वाला ही बना रहे हो, लेकिन कैसे भी कर लो। सबसे पहले हेडिंग आ गई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके नीचे लिख लेना, फुल फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट। फिर उसके नीचे ऐड करना नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस, 4 लाइन की जगह छोड़ देना। फिर लिखना नॉन ऑपरेटिंग इनकम, 2 लाइन की जगह छोड़ देना। तो पहले पड़ाव के आंसर को बोल देना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके नीचे हेडिंग डाल देना इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, जो ऐड होगी उसमें 4 लाइन छोड़ देना, और फिर उल्टा कर देना लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, उसके नीचे भी 4 लाइन की जगह छोड़ देना। तो इतने पड़ाव के आंसर को बोल देना कैश फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसके नीचे 2-3 लाइन का खेल है बस, माइनस करना टैक्स पेड, और अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो जगह छोड़ देना। तो पहले पड़ाव का आंसर आ जाएगा कैश, यहाँ पर खाली जगह छोड़ देना, क्योंकि अगर पॉजिटिव आया तो लिखना फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आया तो लिखना यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसको ए सिंबल दे देना, ठीक है, ए। फिर उसी कॉन्टिन्यूएशन में सेकेंड हेडिंग डालना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें आप मजे से 6-7 लाइन छोड़ दो, क्योंकि इससे ज़्यादा आइटम उसमें होते नहीं है, और उसके बाद फिर सीधा लिख देना आंसर कैश, जगह छोड़ के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसको नाम दे देना बी। फिर थर्ड हेडिंग डालना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें लगभग आप 10 लाइन छोड़ देना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और देखो लाइनें छोड़ने में हर्ज कुछ नहीं है, कम आइटम हुए तो जगह छूट गई तो कोई बात नहीं, ऐसा ना हो लाइनें कम छोड़ी आइटम ज़्यादा निकल गए और खिचड़ी पक रही है ना। तो इसमें जनरली 10 लाइन छोड़ के फिर आंसर लिख दो कैश, फिर डैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब उसके नीचे की लास्ट की इंग्लिश थोड़ी सी क्रूशल है, वो ध्यान रखो। फिर हमें लिखना होता है नेट, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों में से एक शब्द आएगा। अगर तीनों को जोड़कर आंसर पॉजिटिव है तो इंक्रीज लिखना, तीनों को जोड़कर आंसर नेगेटिव है तो डिक्रीज लिखना। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ब्रैकेट में लिखना A + B + C, और फिर उसमें ऐड करना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग, जो आपके ओपनिंग वाले होंगे, और लास्ट में लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड, वो ऑटोमेटिकली मैच करेगा बस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते ही फिर नीचे लिखना वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हमें वही वाली वर्किंग नोट दिखानी होती है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकला, जिसका वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर्मेट था वो बनाना है। और उसके बाद वर्किंग नोट 2 भी हो सकता है, जिसमें आपको हो सकता है कोई एसेट अकाउंट बनाना पड़ जाए, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ जाए, या कोई भी इस तरह का अकाउंट बनाना पड़ जाए। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन फॉलो करना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो खासकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं, ताकि जब हम टोटलिटी में कैश फ्लो बनाएं तो देखो ऑपरेटिंग तो पूरा खत्म, उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी पूरा खत्म, उसमें तो एक ही एसेट अकाउंट बनाने को आता है। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स एग्जाम के बता देता हूँ, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो देखते हैं एक बार। तो देखो एक एडजस्टमेंट तो होती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की, है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप स्क्रीनशॉट भी चाहे ले सकते हो। अब हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी होती है, ओपनिंग में है 4.5 लाख और क्लोजिंग में है 3 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज 10%, या प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए। तो 4,50,000 माइनस 3 लाख कितना आ गया, 1,50,000। 1,50,000 का 10% निकाल लो तो वो कितना आ गया, 15,000। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमें 2 जगह लिखना पड़ता है, क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड करते हैं, है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली हेडिंग में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये एक आउटफ्लो होता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको माइनस करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डेमो करके दिखाएंगे तो हमने जो रीपेमेंट करी प्रेफरेंस शेयर की 1,50,000 वो भी आउटफ्लो, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो पे कर रहे हैं वो भी आउटफ्लो। बाकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में
जब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली वो हेडिंग में जाएंगे तो वहाँ पर ये प्रीमियम और रिडम्पशन को ऐड करके दिखा देंगे, है ना। तो ये ट्रीटमेंट याद रखना बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बोनस शेयर का। ये भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी कंपनी कहती है कि हमने बोनस शेयर इशू करे। बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री में शेयर इशू करना, पैसे नहीं लिए। अब यहाँ पर देखो इक्विटी की शेयर कैपिटल है 5 लाख और क्लोजिंग में है 10 लाख और कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे 2:1। तो हमें ना ये बोनस शेयर्स को ओपनिंग बैलेंस पर अप्लाई करना होता है। तो अगर 5 लाख रुपए के शेयर्स थे और 2:1 बोनस शेयर्स हम अगर अप्लाई करें, यानी कि जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको 1 शेयर फ्री में मिलेगा, तो 5 लाख इंटू 1/3 करोगे तो आपको ना पता लग जाएगा कि बोनस में कितने रुपए हुए हैं। तो मैंने जो 5 लाख रुपए है उसका ऐसे ब्रेकअप बनाया, तो बोनस शेयर्स इसका मतलब 1,66,667 हमने इतने रुपए के इशू करे। तो अब देखो बोनस शेयर से कभी भी कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता, ये तो फ्री में दे दिया। तो पैसा जो कंपनी के पास शेयर्स इशू करके आया है, जो इनफ्लो एक्चुअल में इनफ्लो हुआ है, वो सिर्फ ये हुआ है जो ग्रीन कलर में है 3,33,333 का। तो हम जब अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर लिखेंगे तो सिर्फ 3,33,333 लिखेंगे, 5 लाख रुपए नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए के इशू में से 16,667 जो था वो तो बोनस शेयर का था। तो आप ये ध्यान रखो, कभी भी कंपनी बोनस शेयर अगर इशू करती है ना तो उससे कैश का इनफ्लो नहीं होता, उसको आप इशू ऑफ शेयर में मत लिखना, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, तीसरा होता है प्रीमियम और डिस्काउंट को कैसे डील करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अब इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, मान लो ओपनिंग में 3 लाख, क्लोजिंग में 5 लाख, तो कितने इशू हुए? 2 लाख। डिवेंचर्स ओपनिंग में दे रखे हैं 50,000, क्लोजिंग में दे रखे हैं 2 लाख, तो कितने इशू हुए? 1,50,000। लेकिन नीचे वो ऐसी एडजस्टमेंट दे देगा कि शेयर्स को हमने 10% प्रीमियम पर इशू कर दिया मान लो, और डिवेंचर्स को हमने 10% डिस्काउंट पर इशू कर दिया। तो प्रीमियम अगर इशू करने पर है तो ऐड कर लो, डिस्काउंट है तो माइनस कर लो, करके दिखा देता हूँ। देखो, तो अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब इशू ऑफ शेयर्स लिखेंगे तो 2 लाख तो लिखेंगे, लेकिन प्लस कर देंगे 10% प्रीमियम 20,000, तो आंसर आ गया 2,20,000। और जब हम डिवेंचर्स के प्रोसीड फ्रॉम इशू लिखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम इशू डिवेंचर का था 1,50,000, लेकिन 10% क्योंकि डिस्काउंट था तो 10% माइनस कर देंगे 15,000, तो आंसर आ जाएगा 1,35,000। तो ये आपको ऐसे प्रीमियम या डिस्काउंट को डील करना होता है। अगर प्रीमियम है तो प्लस कर दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो। तो क्लियर हो रहा है ना, इन बातों का ध्यान रखना है। देखो चलो, तो एक एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है। तो इसमें इस तरह का एग्जाम्पल है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिबेंचर्स है। और डिबेंचर्स में ना ऐसे आपको दे रखा होता है 10% डिबेंचर। तो ये डिबेंचर्स का ना इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली, जो आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ता है अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो इंटरेस्ट के बारे में। तो क्वेश्चन ने जैसे बोला कि शेयर्स डिबेंचर्स 10% प्रीमियम पर इशू हुए, प्रेफरेंस शेयर 20% प्रीमियम पर रिडीम हुए, इंटरिम डिविडेंड पेड हो गया 10,000, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने का ट्राई भी कर सकते हो, और अदरवाइज देख लेते हैं सॉल्यूशन। सर कौन करे ट्राई? तो देखो, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर में जो भी इशू थे शेयर के प्लस प्रीमियम ऐड हो गया, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर था, आउटफ्लो माइनस कर दिया, और उसमें प्रीमियम भी था ऑन रिडम्पशन, वो भी माइनस कर दिया। फिर प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर में वो भी प्रीमियम के साथ था तो प्रीमियम ऐड करके आंसर लिख लिया। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड था 10,000, वो माइनस कर दिया। और फिर ये देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमें अपने आप कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये हम ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, है ना। और फिर हमारा फाइनल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आता है। तो ये बात आपको अपने आप ध्यान रखनी है। तो ये भी कई बार किसी किसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन पूछ लेता है, ठीक है। चलो, तो मेरी तरफ से मैंने पूरा कंप्लीट आपको सिखा दिया, पढ़ा दिया, हर तरह की इसमें एडजस्टमेंट कवर हो गई। अब कैश फ्लो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि क्या कवरेज करनी है। देखो, कम से कम इसमें 5 क्वेश्चंस करने हैं ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, 5 क्वेश्चंस करने हैं कम से कम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, क्योंकि ये दोनों बड़े। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बस आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें एसेट अकाउंट बनाना हो, दैट्स इट। और कम से कम 4 से 5 या 6 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको करने हैं जिसमें आपको कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मतलब टोटलिटी में 20 to 25 क्वेश्चंस का टारगेट रखो। अब ये 20 to 25 क्वेश्चंस अगर आप इस वीडियो के तुरंत बाद, आपके पास आज टाइम है 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगाने का, या 3 घंटे पूरे करने का, तो ख़त्म कर लो, नहीं तो आज और कल में बांट लो। तो आपका कैश फ्लो का इस वीडियो के बाद जो एडिक्वेट मतलब प्रोसेस होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट
समझ तो गए हो इस वीडियो से, लेकिन प्रैक्टिस करके भी देख लोगे कि क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो। बाकी मुझे कमेंट करके बता देना कि कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। बाकी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।